हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम लोग सिविक्स का 6th चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो इस ओवरव्यू में यह कहा गया है कि डेमोक्रेसी की इस जर्नी में हम कई बार हमारा इंटरेक्शन होगा 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी से। हम लोगों ने क्लास 9 में राइज ऑफ डेमोक्रेसी, राजनीति, चुनाव में सरकार बनाने और काम करने में और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। इस टॉप में इस दौरे को ख़त्म करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ और कार्य प्रणाली पर थोड़ा नज़र डालें, खासकर हमारे देश में से। तो मैं 2 सिंपल क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ। व्हाई डू वी नीड पार्टीज़? हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी? इनके आंसर भी हमें इस चैप्टर में मिलेंगे और देखेंगे कि हम कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या गलत है और इससे हम कैसे सुधार सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखो, हमारे देश में पॉलिटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप किसी गांव या किसी विलेज में जहां पिछड़े लोग रहते हैं वहां पर चल जाएं और किसी कम पढ़े लिखे आदमी से पूछे और उनसे बात करें, तो अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान और सरकार के बारे में कुछ नहीं पता हो। पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें कुछ पता होगा, कुछ पार्टीज़ के नाम पता होंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो पार्टीज़ बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर सब पार्टीज़ की बुराई करते नज़र आएंगे। छोटे छोटे चीज़ों में भी वो सरकार को ही दोषी ठहराएंगे। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या हमें सचमुच पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है? आज से 100 साल पहले राजनीति देश में कई हिस्सों में बहुत कम पाई जाती थी, पर आज पूरी दुनिया में राजनीति हर एक जगह पहुंच चुकी है। तो देखो, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, वो कैसे काम करती है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। A group of people who have joined together because they share common principles, common belief and common values, and they seek to control government by winning election। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सत्ता जीतने की चाह से इलेक्शन लड़ते हैं। वे लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करते हैं। वे लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीतने के बाद ये सब चीज़ ठीक कर देंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज़, तो स्क्रीन में जो आ रहा है डेफिनेशन उससे अच्छे से लिख देना, नंबर आप लोग को टीचर दे देगा। तो देखो, अब अगला है, देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। फर्स्ट इज़ द लीडर, सेकंड द एक्टिव मेंबर, थर्ड द फॉलोअर। देखो अब जैसे, तो देखो लीडर में आ जाएगा वो जो इस ग्रुप का हेड होता है, जैसे बीजेपी का है मोदी जी, और उसका एक्टिव मेंबर में आ जाएगा अमित शाह जी, और इसका फॉलोअर्स में आएगा स्टेट सब में नहीं सीएम रहते, जैसे झारखंड में रघुवर जी, वो आ जाएंगे इनके फॉलोअर्स में। तो देखो, ये 3 कंपोनेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अगला है हमारा फंक्शंस। पहला है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, वो लोग नए नए पॉलिसीज़, नए नए प्रोग्राम सामने लाते और कहते तुम मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे। थर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज़ इंट्रोड्यूस न्यू लॉ। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। मान लो पार्लियामेंट के थ्रू कोई रूल बना, कोई कानून बना, एट द एंड ऑफ डे ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वे सभी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे इंडिया में जो रूल आते हैं वो गवर्नमेंट पास करवाती है, और इंडिया में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है। मतलब आखिर में बीजेपी जो रूल इंट्रोड्यूस करती है वही लागू होते हैं। चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट, वे गवर्नमेंट फॉर्म करती है। पांचवा है रोल ऑफ अपोजिशन। तो देखो, पॉलिटिक्स में अपोजिशन भी होते हैं, जैसे मोदी जी कुछ करते हैं तो उनके विरोध में राहुल गांधी जी विरोध में बोलते ही है ना, वही वह अपोजिशन में। छठा है पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब चुनाव क्या होगा, किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मतलब अगर कोई सरकार बोलती है कि मैं बिजली पानी रोड सब बना दूंगा, तो वो एक मुद्दा बन जाएगा। सातवां है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तो देखो, इसमें क्या होता था कि पार्टीज लोगों को काम भी करना पड़ता था। अगर वो जनता के काम नहीं करेगी तो वोट कहाँ से मिलेंगे। तो देखो, अब माड़ भात ठेपा साट वाला सिस्टम तो चलेगा नहीं। तो देखो, ये सब हुई हंसी मजाक की बात है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेसेसिटी, क्यों ज़रूरत है। तो देखो,
तो तुमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें क्यों चाहिए, क्योंकि वो बिफोर जो मैंने फंक्शंस बताया वे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं। चलो मान लो पार्टीज़ नहीं है, अगर पार्टीज़ नहीं होगी सभी उम्मीदवार इंडिपेंडेंट होंगे, वे हमें प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हमारे लिए ये कर देंगे, मतलब जीतने के बाद ये चीज़ कर देंगे। तो देखो देश में कोई भी कानून पास कर देंगे, जैसे अभी तालिबान कर रहा है अफ़गानिस्तान में, तो ये सब चीज़ के लिए ज़रूरत है पार्टीज़ की। तो इसलिए हमें ज़रूरत है पार्टीज़ की, यही वो हमारा नेसेसिटी में। तो अगला इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो देखो डेमोक्रेसी में कोई भी सिटीजन बना सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़। इंडिया में चुनाव के रजिस्टर 750 से भी ज़्यादा पार्टीज़ है। कुछ देशों में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, वो अकेले इलेक्शन लड़ती है, अकेले जीतती है। वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती चाइना के एक ही पार्टी को वोट देना पड़ता। तो ये चाइना के लोगों के लिए डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। वन पार्टी सिस्टम के लिए आगे कुछ पॉइंट्स आ रहा है, उसे अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले, एग्ज़ाम पे टाइम पे वही नोट्स आपके काम आते हैं। अगला है टू पार्टी सिस्टम। तो देखो इसमें क्या होता था कि दो पार्टीज चुनाव लड़ती थी और दोनों में से कोई एक ही जीतता था। तो ये हुआ टू पार्टी सिस्टम में, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए। और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आगे स्क्रीन पे आ रहा है, उसे अच्छे से देख लेना। तो देखो अगला है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। तो देखो इसमें क्या होता था कि बहुत सारी पार्टीज़ होती थी। मल्टी पार्टी से मतलब आप लोगों को लग रहा कि बहुत सारी पार्टीज़ होती थी, उनके बीच इलेक्शन लड़ा जाता था और उनमें से कोई एक ही जीतता था। और एक सा एग्ज़ाम्पल है हमारा देश भारत। आगे मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएगा, उससे अच्छे से देख लेना। तो देखो अगला टॉपिक है हमारा नेशनल पार्टीज़। तो देखो भारत में कई सारी पार्टीज़ है जो पूरे देश में फैली हुई है, उन्हें हम नेशनल पार्टीज़ भी कहते हैं। देखो जैसे झारखंड में आपको बीजेपी की पार्टीज़ मिल जाएगी, बिहार में भी आपको बीजेपी की पार्टीज़ मिल जाएगी। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो नेशनल तौर पर तय होते हैं, उसे ही स्टेट में जितने पार्टीज़ है वे मानती है। जैसे कि राहुल गांधी जी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, तो जितने भी स्टेट में पार्टीज़ है वे भी बीजेपी के विरोध में ही बोलते हैं। तो देखो अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ आर नेशनल पार्टीज फॉर्म्ड, वो बनते कैसे हैं। तो देखो इसका आंसर है अ पार्टी एटलीस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 states एंड विन एटलीस्ट 4 seats इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो ये राम जी का नाम लिख देना, टीचर्स आप लोग को मार्क्स ज़रूर देंगे। तो देखो इसका मतलब भी जान लो, एक क्राइटेरिया होता है लोकसभा के चुनाव में जितने भी वोट पड़े उसमें से 6% वोट अगर कोई भी पार्टीज ले लेती है अपने तरफ, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाती है नेशनल पार्टी के लिए। या फिर एक पार्टी स्टेट के इलेक्शन में 4 स्टेट में 6% वोट लाने में सफल हो जाए तो वो नेशनल पार्टी बनने लायक हो जाती है। तो देखो अब नेशनल पार्टी बनने पर उसका एक सिंबल लोगो मिल जाता है और उसके ब्रांच कई जगह फैल जाते हैं। इन्हें हम लोग रिकॉग्नाइज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो देखो 2006 में इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज की गई थी। फर्स्ट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो आगे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएगा 3 या 4, उसे अच्छे से नोट कर लेना INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डाल के। Popular known as Congress Party, this is one of the oldest parties in the world. It was founded in 1885, formed first independence government of India। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे अच्छे से देख लेना और नोट कर लो, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी से नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये बहुत पुरानी पार्टी है और ये 1885 में बनी थी और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगला है हमारा भारतीय जनता पार्टी, मतलब मोदी जी की सरकार। पॉपुलर नोन एज भाजपा, ये भाजपा के नाम से प्रसिद्ध है। ये 1980 में बना था और ये हिंदुत्व यानी कल्चरल नेशनलिज्म को फॉलो करती है
और ये लीड्स एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को ये लीड करती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें इसे अच्छे से लिख लेना। देखो अगला है बहुजन समाज पार्टी। स्टेड इन 1984 मतलब ये 1984 में बना था। दलित एसटी एंड ओबीसी मतलब ये पिछड़ी जातियों को मान को उठाने वाली पार्टी है। इट वाज फाउंडेड बाय दलित लीडर कांशी राम। इनको कांशी राम ने मतलब इस पार्टी को कांशी राम ने बनाया था। ये नाम इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना अच्छे से, मतलब पूरा चीज़ ही इम्पोर्टेंट है, नाम भी नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है जितना तीनों पॉइंट बताया मैंने। तो देखो अब अगला है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखो ये 1964 में बना था। ये मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म को फॉलो करती है। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, पर सेफ साइड के लिए जो मैंने 2 पॉइंट बताया उसे अच्छे से याद कर लेना। तो देखो अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। इससे पहले जो मैंने बताया था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI-M था, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI है। ये स्टेड इन 1925 को ये बना था। ये भी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म को सपोर्ट करती है, और ये सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को भी बढ़ावा देती है। तो देखो अब अगला है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। स्टेड इन 1999। तो देखो अब यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और हाँ, जो पार्टी का जो लोगो है उसे अच्छे से याद कर लेना। जैसे बीजेपी जी का है कमल का लोगो, तो कांग्रेस में कमल का लोगो मत मार देना। कांग्रेस में हैंड का लोगो मतलब पंजा, पंजा का जगह आप कमल का लोगो मत मार देना। और बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है, तो एलिफेंट का लोगो अच्छे से याद कर लेना। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है घड़ी, घड़ी को भी अच्छे से याद कर लेना। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए इसे लोगो उसका अच्छे से याद कर लेना। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। बेसिकली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पर मेन 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे आया हुआ चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो देखो भले ही पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन उनके अंदर भी डेमोक्रेसी की कमी रहती है। तो देखो अगला है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो देखो पूरे पार्टी को सिर्फ ऊपर के कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं जो कि लीडर होते हैं। जैसे बीजेपी का लीडर है मोदी जी, तो मोदी जी उसे कंट्रोल करते हैं, वही पूरे पार्टी को कंट्रोल करते हैं, बाकी के लोग सिर्फ उनकी बात मानना रहता है। तो देखो थर्ड है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादातर पैसे वाले और पावरफुल लोगों को ही टिकट मिलते हैं, कमज़ोर लोग को उतने टिकट नहीं मिलते हैं। तो देखो लास्ट है डू नॉट सीन ऑफर मीनिंगफुल चॉइस। तो देखो सभी लोग को कुछ ना कुछ पास्ट खराब रहता है, किसी का कुछ फ्यूचर खराब रहता है। कोई पास्ट में गुंडागर्दी करता है, कोई फ्यूचर में गुंडागर्दी करता है। तो कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है पॉलिटिकल पार्टी में। तो देखो यही 4 मेन चैलेंजेस थे, तो ये चैलेंजेस खत्म हुए। देखो यही सारी खामियां हैं, यही सारी लिमिटेशन है जो होती है पॉलिटिकल पार्टी में। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टी में आप लोगों को भर भर के एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप लोग उसमें से कोई भी याद कर सकते हैं। जैसे शिवसेना, यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल पार्टी, राष्ट्रीय जमुना दल पार्टी, और भी बहुत सारे पार्टी के एग्जाम्पल्स दिए। आप लोग उसमें से आप लोग को जो इच्छा हो रहा है, जो आप लोग को ईजी हो रहा है याद करने में, वो आप लोग याद कर सकते हैं। इन सब पार्टी को रीजनल पार्टी भी करते हैं। तो आप लोग को जो इच्छा मतलब जो इजी हो रहा है याद करना, वो सब याद कर लीजिए। तो देखो पहले जो मैंने चैलेंजेस बताया था उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगे, तो इसे सुधारना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारे देश में कई सारे रूल्स बनता है, जिससे हमारा देश आइडियल पॉलिटिकल पार्टी बन सके। तो देखो पहला पॉइंट है इसका, अगर कोई लड़का स्लैश लड़की एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाती है, और जीतने के बाद वह अपनी पार्टी चेंज करना चाहती है, तो उसके उससे उसकी गद्दी छीनी जाएगी। मतलब वो जो पहले पार्टी से जो वो जीती थी पद, वो पद उससे वापस ले लिया जाएगा। ऐसे ये पॉइंट मुझे सही भी लगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि उसे अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है कि वो क्रिमिनल नहीं है, उसने कुछ कांड नहीं किया है, और
उसे अपना पूरा पैसा बताना पड़ता है कि कितना उसके पास है, तिजोरी में भर भर के रखा है। इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। तो यही 2 पॉइंट के बेसिस पर रूल्स है इलेक्शन लड़ने पर। तो यही 2 मेजर फॉर्म्स है, रूल्स है जिन्हें बनाया गया है, जिनकी मदद से जो हमारा देश है वो इंश्योर करता है कि पार्टी जो है ये आइडियल पार्टी है। तो देखो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब तुम लोग से कोई स्कूल की टीचर तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम लोग अच्छे से जवाब दे सकते हो। तो होप तुम लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट करो कि बताओ कि तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और कुछ पूछना हो या फिर कोई डाउट हो तो तुम लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।